प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय गुजरात का दौरा। आज राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लेंगे हिस्सा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकराई, अब तक 13 की मौत, 50 घायल। ड्राइवर ने सिग्नल तोड़कर दूसरी ट्रेन को मारी टक्कर, 5 कोच डिरेल हुए। केरल ब्लास्ट की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी, अब तक 3 की मौत, 41 घायल, 5 की हालत गंभीर। सीएम ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल 8 महीने में पूरा हो, देरी हुई तो बेल के लिए दोबारा आ सकेंगे। राघव चड्ढा सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सचिवालय जवाब दाखिल करेगा। आप पर दिल्ली सर्विस बिल पर 5 फर्जी साइन करने का आरोप। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालत बेहद खराब, कई इलाकों में पहुंचा AQI 400 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज से दौरे की शुरुआत और 30 और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात में रहेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। और गुजरात का 2 दिवसीय दौरा है, तो 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 30 और 31 अक्टूबर को उनका ये दौरा होगा। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय आज गुजरात का दौरा। तो 2 दिवसीय दौरा 30 और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात में रहेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लेंगे हिस्सा। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिनों का गुजरात का दौरा है। 30 और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात में रहेंगे। तो 30 और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात में रहेंगे। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को दौरा होगा। और फिलहाल यहां खबर आपको हम बता रहे हैं,
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, गुजरात के दौरे पर है प्रधानमंत्री, 2 दिवसीय दौरा है, पूरी जानकारी क्या है प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी आपके पास? साधु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 और 31 अक्टूबर को दोनों दिन अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले सितंबर में भी एक बार, सितंबर के अंत में गुजरात का जो 2 दिन का जो दौरा किया था उन्होंने। और पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार मतलब यानी कि आज 30 तारीख को सुबह 10:30 बजे चिल्का में अजबी मंदिर के अंदर दर्शन और पूजा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे महेशरण से खेसाऊ के विभिन्न विकास परियोजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वह रात को गांधीनगर में राजभवन में रुकेंगे। जी बिल्कुल, यानी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर गुजरात की जनता भी उत्साहित है। क्या कुछ बड़ी सौगातें भी इस बार अपने आगमन के दौरान प्रधानमंत्री आम जनता को दे सकते हैं, उसको लेकर जनता में कितना उत्साह है? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से पिछली बार जब उन्होंने 27 और 28 को दौरा किया था तो उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, जिसको लेके जो घोषणाएं आज 30 तारीख को वहां पे जाके दोबारा जितनी भी जो योजनाएं हैं और जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं उन पे जाकर वहां शिलान्यास भी करेंगे और जो उनकी पूरी करने की बातें हैं उसका उद्घाटन भी करेंगे आज जाके वहां पे। जी शुक्रिया प्रवीण आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर जहां प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करने वाले हैं और 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर आज से प्रधानमंत्री, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में आज करेंगे बैठक। इंदौर में सुबह 11:30 बजे अमित शाह संभागीय बैठक करेंगे। दोपहर 2:30 बजे ग्वालियर चंबल में संभागीय बैठक करेंगे। इंदौर में सुबह 11:30 बजे अमित शाह की बैठक होगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोपहर 2:30 बजे ग्वालियर चंबल में संभागीय बैठक होगी। तो दोपहर 2:30 बजे संभागीय बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे अमित शाह संभागीय बैठक करेंगे। दोपहर 2:30 बजे ग्वालियर चंबल में संभागीय बैठक होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर। और दिल्ली से खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। इंदौर में सुबह 11:30 बजे अमित शाह संभागीय बैठक करेंगे। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और दोपहर 2:30 बजे ग्वालियर चंबल में संभागीय बैठक होगी। तो दोपहर 2:30 बजे बैठक होगी और इंदौर में सुबह 11:30 बजे अमित शाह संभागीय बैठक करने वाले हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में आज बैठक करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज मध्य प्रदेश में बैठक। इंदौर में सुबह 11:30 बजे अमित शाह बैठक करने वाले हैं। बैठक को लेकर सभी तैयारियां भी हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ का आज दौरा है और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में जनसभा करेंगी। बिलासपुर में भी जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। जनसभा के साथ साथ प्रचार भी करेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 12:30 बजे खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर 12:30 पर बिलासपुर में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। जनसभा के साथ साथ प्रचार प्रसार भी करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। आम जानकारी आपको हम बता दें, बिलासपुर में भी जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। जनसभा के साथ साथ प्रचार भी करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 12:30 बजे खैरागढ़ में जनसभा को करेंगी संबोधित। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ का दौरा है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। बिलासपुर में भी जनसभा करेंगे प्रियंका गांधी। तो बिलासपुर में भी जनसभा होगी प्रियंका गांधी की।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जनसभा के साथ साथ प्रचार प्रसार भी करती नजर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रही हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिलासपुर में भी जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। बिलासपुर में जनसभा का आयोजन क्या क्या है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जनसभा के साथ साथ प्रचार प्रसार भी करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। अहम जानकारी दोपहर 12:30 बजे खैरागढ़ में जनसभा को करेंगी संबोधित। तो जनसभा को संबोधित करेंगी और दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ का दौरा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 दर्ज किया गया है। मुंडका की बात करें तो 414 तक पहुंच चुका है, जबकि वजीरपुर में 408, तो वहीं रोहिणी में 402 दर्ज किया गया। और सोनिया विहार की बात की जाए तो 391 तक पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। विवेक विहार में 349 और सदीपुर में 379 दर्ज किया गया है। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का खतरा दिल्ली वासियों पर नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी जो हवा की स्थिति है वो बेहद खराब होती जा रही है। सदीपुर में 379, पंजाबी बाग की बात करें 376 तक दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात तो बेहद खराब होते जा रहे हैं। जो बेहद खराब श्रेणी का AQI है वो लगातार अलग अलग इलाकों में दर्ज किया जा रहा है। कई इलाकों में ये 400 के पार पहुंच चुका है, यानी 400 का आंकड़ा बेहद खराब की स्थिति में आता है। और ऐसा ही अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर बेहद खराब स्थिति में दिल्ली का प्रदूषण पहुंच चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर 400 के पार पहुंचा है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुंडका में 414 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि सोनिया विहार की बात करें 391 और विवेक विहार में 349 तक पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सदीपुर में 379 और पंजाबी बाग की बात करें 376 AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली से आम खबर, जहां पर दिल्ली में लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 322 दर्ज किया गया है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। मुंडका, वजीरपुर की बात करें तो ये 400 के पार है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की आज की हवा है वो कई इलाके ऐसे हैं जो बेहद खराब स्थिति में। मैं आपको बता दूं कि 300 से पार अगर AQI दिल्ली में होता है तो वो बेहद खतरनाक होता है, लेकिन दिल्ली में आज ऐसी स्थिति हो गई है कि 400 के पार भी कई इलाके हैं जो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार लगातार दावा कर रही है, कोशिश कर रही है कि दिल्ली का प्रदूषण थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए, लेकिन स्थिति की बात करें तो वो आपके सामने है, बेहद खराब है। दिल्ली की हवा आज बेहद ही खतरनाक स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात है कि आज दिल्ली में गैस का चैम्बर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही कई जगह जो है दिल्ली में धुंध दिखाई दे रही है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसी धुंध या ऐसा चैम्बर की बात करें तो अभी दिल्ली में लगातार 2 से 4 दिन बना रहेगा। और दिल्ली की स्थिति की जो हवा की बात करें वो आज की तारीख की बात करें तो बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी ओर से लगातार जो सरकार है वो भी कहती है कि इसको कम करने के लिए, इसको मेंटेन कर पाने के लिए लगातार अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आने वाले त्योहारों को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसी आशंका है कि और ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में क्या कोई निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कोई नई पहल सरकार की ओर से जारी की गई ताकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार आगे न बढ़े? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी कि 1 तारीख से दिल्ली में जो है सिर्फ और सिर्फ CNG बस चलेगी या इलेक्ट्रॉनिक बस चलेंगी। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था पड़ोसी राज्यों पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली डीजल की जो बसें हैं दिल्ली में जो लगातार आएंगी जाएंगी, उनकी वजह से जो दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं कम नहीं होगा। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि गोपाल राय जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने सीधा सीधा पड़ोसी राज्यों पर ढींगरा फोड़ा। उनका कहना है कि अगर ये बसें दिल्ली में नहीं आएंगी तो ये प्रदूषण कुछ हद तक कम होगा, लेकिन ये जिस तरीके से आएंगी जाएंगी, दिल्ली में अपनी CNG बसें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी, लेकिन
पड़ोसी राज्य की आने वाली बसें जो है दिल्ली की हवा को साफ होने नहीं देंगी। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो लगातार दिल्ली का प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंचता जा रहा है। आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर दिल्ली में AQI 322 दर्ज किया गया है, लेकिन दिल्ली के बाकी के अगर इलाकों की बात करें तो यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है, जिस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा अब जहरीली हो चुकी है। 400 के पार पहुंचा है AQI दिल्ली से बड़ी जानकारी। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इसी के साथ बढ़ता जा रहा है। अलग अलग इलाकों में 400 से ऊपर पहुंच चुका है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। सोनिया विहार में 391 तक है, जबकि कई अन्य इलाकों में 400 के ऊपर है। सदीपुर की बात करें 379 और पंजाबी बाग में 376 तक AQI पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात बेहद खराब और दिल्ली की हवा अब जहरीली होती जा रही है। और अगली खबर आपको हम रामनगरी अयोध्या से बताते हैं, जहां पर दीपोत्सव में 4 देश समेत 24 राज्यों की भागीदारी होगी। दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने में सरकार जुट गई है। कई देशों से आए कलाकार राम कथा प्रस्तुत करेंगे। श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, रूस का दल अयोध्या पहुंचेगा और सभी दल रामलीला समेत अन्य कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देंगे। यूपी, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों के कलाकार भी इस महोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए यहां पर शिरकत करेंगे और दीपोत्सव में देश के करीब 2500 कलाकारों का संगम नजर आएगा। तो श्री राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के मौके पर जगमगाती हुई नजर आने के लिए तैयार हो रही है और अभी से दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दीपोत्सव में 4 देशों के साथ साथ कई राज्य भी शामिल होने वाले हैं। विदेश की बात करें तो करीब 2500 कलाकार विदेश से इसको और ज्यादा भव्य बनाने के लिए शिरकत करेंगे। दीपोत्सव में 4 देश समेत 24 राज्यों की भागीदारी होने वाली है और दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरपी, दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी है। अयोध्या की बात करें तो जगमगाती नजर आती है दीपोत्सव के मौके पर, लेकिन इस बार नया रिकॉर्ड कायम किया जाना है। विदेशी मेहमान भी पहुंचेंगे। कितनी तैयारी हो चुकी है दीपोत्सव को लेकर? आरपी, आवाज मिल रही है आपको? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि आपकी जो लगभग 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। चाहे बाहर के जितने कलाकार हैं वो भी आ रहे हैं। 4 देशों से जितनी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू से की जा रही, जगह जगह पर LCD लगाई जाएगी, जगह जगह पर व्यवस्था की जाएगी और अलग अलग कलाकार अलग अलग जगह से आ रहे हैं। चाहे विदेशी कलाकार हो, चाहे यहाँ के, चाहे गुजरात के जितने और भी यहाँ का प्रदेशीय वहाँ पे प्रदेशीय कलाकार अपना जो रामलीला करेंगे अपने ही भाषा में करेंगे। अलग अलग भाषाओं के यहाँ के जितने लोग बाहर पे आएंगे वो भी उसका अध्ययन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दीप महोत्सव बहुत ऐतिहासिक दीप महोत्सव होगा और यहाँ अपना ही रिकॉर्ड, क्योंकि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल आरपी, दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाए जाने की तैयारी है। लेकिन आरपी, विदेश से भी मेहमान आ रहे हैं, विदेश से कलाकार आ रहे हैं जो इस दीपोत्सव को और ज्यादा भव्य बनाएंगे, अपने कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? इनके ठहरने की ठीक व्यवस्था है और इस बार दीपोत्सव में बताया जा रहा है लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था की जाएगी। जी, लाइट एंड शो की व्यवस्था की जाएगी। जितने कलाकार विदेश से आएंगे, चाहे श्रीलंका के आएंगे, जितने भी आएंगे, ये इनके कलाकार की पहले से व्यवस्था की गई। इनके जगह भी निर्धारित किए गए, कहाँ पे रामलीला करेंगे, कहाँ पे ये मंचन करेंगे, इनकी व्यवस्थाएं की गई है। जो रोड शो करेंगे वो अलग करेंगे, क्योंकि अलग अलग कलाकार अलग अलग जगह से आएंगे, तो उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग जगह पे पहले से टेबल इनकी लिस्ट तैयार की जा चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरपी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह खबर अयोध्या से है, जहां पर दीपोत्सव को लेकर तैयारियां बेहद तेजी के साथ में हो रही हैं। इस बार दीपोत्सव में नया रिकॉर्ड कायम होगा, लेकिन इसके साथ साथ अयोध्या श्री राम की नगरी दीपावली के मौके पर जगमगाती दुल्हन की तरह तैयार नजर आएगी। इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसमें 4 चांद लगाने के लिए विदेश से भी कलाकारों को बुलाया जा रहा है, जो यहां पर अपने कार्यक्रमों में प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। 2500 कलाकार विदेश से पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो दीपोत्सव में 4 देश समेत 24 राज्यों की भागीदारी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम श्री राम की नगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर दीपोत्सव को दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है।
और अगली खबर आपको हम देश की राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां पर अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मांग की है, अपनी कन्विक्शन को निलंबित करने की मांग है अफजाल अंसारी की ओर से। और गाजीपुर जिले के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से सजा हुई है और दोष सिद्ध होने के बाद अफजाल को 4 साल की सजा मिली है, लेकिन अपनी कन्विक्शन को निलंबित करने की मांग अफजाल अंसारी की ओर से गाजीपुर जिले के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से हालांकि इनको सजा हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में ये मांग की है, अपने कन्विक्शन को हटाने की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से है, अपने कन्विक्शन को निलंबित करने की मांग अफजाल अंसारी की ओर से। तो यहां हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गाजीपुर जिले के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से हुई है सजा। दोष सिद्ध होने के बाद अफजाल को 4 सालों की सजा हुई है। 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को सुनाई गई है, लेकिन अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट मामले में अपने कन्विक्शन को खत्म करने की मांग अफजाल अंसारी की ओर से की गई है। अहम खबर, अपने कन्विक्शन को निलंबित करने की मांग इन्होंने की है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अपने कन्विक्शन को निलंबित करने की मांग की है, जिस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। फिलहाल यहां जानकारी आपको हम बता दें, तो यहां खबर है दिल्ली से, जहां पर गाजीपुर जिले के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से हुई है सजा। तो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से सजा हुई है। दोषी सिद्ध होने के बाद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई है। और अगली खबर कौशाम्बी से आपको हम बता दें, जहां पर नकली सीमेंट गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा है। कई ब्रांड की बनाई जा रही थी नकली सीमेंट। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मौके से 48 बोरी मिलावटी सीमेंट बरामद हुई है। थाना मंझनपुर के गौसपुर टिकरी का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मौके से 48 बोरी मिलावटी सीमेंट भी बरामद कर ली गई है। कौशाम्बी से खबर, नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से 48 बोरी मिलावटी सीमेंट बरामद कर ली गई है। तो यह खबर आपको हम बता रहे हैं कौशाम्बी से, जहां पर नकली सीमेंट गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की है। यह जानकारी आपको हम बता दें, और कई ब्रांड की बनाई जा रही थी नकली सीमेंट। तो कई ब्रांड की यहाँ पर नकली सीमेंट बनाई जा रही थी और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 48 बोरी मिलावटी सीमेंट बरामद हुई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर थाना मंझनपुर के गौसपुर टिकरी का यह पूरा मामला बताया जाता है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर अगले सप्ताह जारी हो सकती है कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी। 100 से अधिक चेहरों को मिलेगी जिम्मेदारी, कई की होगी पदोन्नति और वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन की भूमिका में भी रखा जाएगा। संगठन सचिव सहित अन्य नेताओं के साथ में जोनवार बैठक शुरू हो चुकी है। तो अन्य नेताओं के साथ में अलग अलग जोन के हिसाब से बैठकें शुरू हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और इन बैठकों में 5 से 7 जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। और इस बैठक के बाद 100 से अधिक चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी, वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन की भूमिका में भी रखा जाएगा ताकि वो लोगों को समझा सकें। यह आम खबर आपको बता दें, संगठन सचिव सहित अन्य नेताओं के साथ में जोनवार बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और इस बैठक में विचार विमर्श के बाद आपको बता दें कि इन बैठकों में 5 से 7 जिलों के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है और इस बैठक में ये लोग भी मौजूद रहेंगे। और अगले सप्ताह कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी जारी हो सकती है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, 100 से अधिक चेहरों को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जबकि कई की पदोन्नति भी हो सकती है। वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन की भूमिका में रखा जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। फिलहाल यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर 100 से अधिक चेहरों को मिलेगी जिम्मेदारी। तो 100 से अधिक चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी और यह हम जानकारी आपको हम बता दें,
जहां पर संगठन सचिव सहित अन्य नेताओं के साथ में जोनवार बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो जोनवार बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग जो की है, जहां अभी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। 17 अक्टूबर को लूट की घटना को अंजाम दिया था, जहां अभी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। 17 अक्टूबर को लूट की घटना को अंजाम दिया था और बाइक, एक तमंचा, 3 खाली खोखे बरामद हुए हैं। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर जनू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर जनू क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और कन्नौज से खबर, जहां आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग झोंकी है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। तो दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। 17 अक्टूबर को लूट की घटना को दिया था अंजाम। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बदमाश के ऊपर 22 मुकदमे दर्ज है। तो बदमाश के ऊपर 22 मुकदमे दर्ज हैं। बाइक, एक तमंचा, 3 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं। तो 17 अक्टूबर को लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, बदमाश के ऊपर 22 मुकदमे दर्ज हैं। तो जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार किया है और दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 17 अक्टूबर को दिया था लूट की घटना को अंजाम। तो 17 अक्टूबर को लूट की घटना को अंजाम दिया था और बदमाश के ऊपर 22 मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, पीजीआई में इलाज नहीं मिलने से पूर्व सांसद के बेटे की मौत हो गई है। एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। बांदा के पूर्व बीजेपी सांसद हैं भैरव प्रसाद मिश्रा के पुत्र की मौत हुई है। गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे बेटे प्रकाश मिश्रा की मौत हो गई। और एक अच्छा देखा जाए तो विधायक भी रहे भैरव और साथ ही पूर्व सांसद भी हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे और इमरजेंसी में बेड नहीं खाली होने की बात सामने आ रही है और ये कहकर भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते मौत हुई है। पूर्व सांसद गिड़गिड़ाते रहे, मन्नतें करते रहे, डॉक्टर ने कहा बेड खाली नहीं है और इसीलिए समय रहते इलाज नहीं मिल सका और मौत हो गई। 1.5 घंटे स्ट्रेचर पर तड़पता रहा पूर्व सांसद का ये बेटा, जिसकी मौत हुई है। मौत की खबर सामने आ रही है। बेटे की मौत के बाद पूर्व सांसद इमरजेंसी में धरने पर बैठ गए हैं। तो मामले में दिए गए जांच के आदेश। हालांकि जो अस्पताल प्रबंधन है उसने जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय
जांच कमेटी आज रिपोर्ट देगी। तो एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। बांदा से पूर्व सांसद भी हैं, गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे और बेड खाली ना होने की वजह से मौत हो गई, क्योंकि समय रहते इलाज नहीं मिला और मिन्नतें करते रहे पूर्व सांसद, गिड़गिड़ाते रहे भर्ती कराए जाने को लेकर, लेकिन डॉक्टर का एक ही जवाब निकलकर सामने आया कि बेड खाली नहीं है, यहां पर एडमिट नहीं कर सकते। और इसी बीच फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने का मामला सामने आ रहा है। विरोध के चलते रेलवे ट्रैक पर जो मोहल्ले वासी हैं वो धरने पर बैठ गए। महिलाओं ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना दिया। फर्रुखाबाद जा रही मालगाड़ी को रेलवे ट्रैक पर रोका गया और महिलाओं ने रेलवे ट्रैक पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन किया। फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। मालगाड़ी को रेलवे ट्रैक पर ही रोक दिया गया। मार्ग बंद होने से लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। तो फतेहगढ़ की मसानी रोड के सामने नेकपुर क्रॉसिंग का यह मामला, जहां पर क्रॉसिंग बंद होने के चलते मोहल्ले वासियों ने विरोध भी किया और विरोध के चलते रेलवे ट्रैक पर बैठे मोहल्लेवासी धरने पर बैठ गए। महिलाएं भी इसमें शामिल रहीं। ऋषि सेंगर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? मोहल्ला फतेहगढ़ का मोहल्ला नेकपुर है, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग थी जिसको बंद कर दिया गया, जिससे आक्रोश मोहल्ले वासियों ने कानपुर से फर्रुखाबाद जाने वाली मालगाड़ी को रोक दिया। रेलवे ट्रैक बैठकर अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन उनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जब तक ये क्रॉसिंग खोली नहीं जाएगी तब तक ये उनका जाम जारी रहेगा। पुलिस लगातार बल प्रयोग कर रही है, उनसे कह रही है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ मोहल्ले के वासी भी रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार नहीं, अभी भी जाम लगाए हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या अक्सर ऐसी तस्वीर सामने आती है रेलवे ट्रैक पर रोकने की वजह से, जिस तरीके से जो मोहल्ले वासी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, पहली बार हुआ कि यहाँ आने जाने वाली क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया, जिससे मोहल्ले वालों का कहना है यहाँ के आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से वो आक्रोशित हैं। जब तक ये क्रॉसिंग दोबारा खोली नहीं जाएगी तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। बिल्कुल, क्या इस धरने के दौरान किसी तरीके का कोई आश्वासन निकलकर सामने आया? अभी कोई आश्वासन निकलकर सामने नहीं आया। अधिकारी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जियो सिटी मौके आगे रेलवे अधिकारी भी आ गए हैं। मोहल्ले वालों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अपनी मांगों पर पड़े हुए हैं। जब तक क्रॉसिंग नहीं खुलेगी तब तक हम ये जाम खोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखा जाए ऋषि, लगातार जिस तरीके से महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, धरना दे रही हैं, लगभग कितने की संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ लगभग 2 सैकड़ा से अधिक लोग मौके पर जमा हुए हैं, जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है, अपनी मांगों पर अड़े हैं। प्रशासन ने बार बार चेतावनी दे रहा है कि रेलवे विभाग की तरफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मोहल्ले के बासिंदों में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो अपनी मांगों पे जमे हुए हैं कि जब तक क्रॉसिंग खोली नहीं जाएगी तब तक ये जाम हटेगा नहीं। शुक्रिया ऋषि इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, लगातार मांग कर रही हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर रेलवे ट्रैक में ही ट्रेन रोक दी जाती है। इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल रेलवे ट्रैक पर ही जो मोहल्ले वासी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर ही ट्रेन रोक दी जाती है, जिससे आवागमन भी बाधित होता है और लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर महाराज हेलीकॉप्टर से पहुंचे कोसमी बीजेपी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। चिंतामणि महाराज से मिले थे बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन और ठंड के दिनों में सामरी विधानसभा का पारा फिलहाल गर्म होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से राजनीति और टिकट कटने के बाद बीजेपी के लोगों ने अब स्वागत किया है, तो कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये अटकलें भी तेज थी। बीजेपी में शामिल होने को लेकर चिंतामणि महाराज से भी मुलाकात हुई पूर्व कैबिनेट मंत्री की। तो चुनाव से ठीक पहले ये फेरबदल का सिलसिला जारी है, तो दल बदल का सिलसिला, और इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। तो फिलहाल बीजेपी के लोगों ने वेलकम किया, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और हालांकि इसको लेकर पहले से ही अटकलों का बाजार गर्म था। चिंतामणि महाराज से भी मुलाकात की और बीजेपी के पूर्व कैबिनेट भी इस बीच मौजूद रहे। बलरामपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान राजनांदगांव जिले के स्टेट स्कूल मैदान में कांग्रेस की विशाल सभा का आयोजन किया गया और जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी और जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जिस काम से आए थे वो काम किए बिना ही चले गए। उन्होंने जिले में किसी भी विधानसभा के प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट की अपील नहीं की। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 32 के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बाधी की प्रचार गाड़ी का निर्वाचन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कि बिना अनुमति लिए लाउड स्पीकर बजाने पर यह कार्रवाई की गई। निर्वाचन अधिकारी ने लाउड स्पीकर और गाड़ी में कार्रवाई की। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लगाने के बाद ये निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई इस धारा का उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। कोरबा जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगते ही पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को ये बताया कि आचार संहिता के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर नियमों की अनदेखी की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
कोरबा पुलिस के जवान जो है पूरी तरह से शहर में कोतवाली से होते हुए अभी सेल्वी चौक पहुंचे हुए हैं। और हम जानना चाहेंगे सर से कि ये फ्लैग मार्च अभी जो त्योहार का सीजन है, सामने आचार संहिता भी लगा हुआ है, चुनाव को देखते हुए सर किस प्रकार का फ्लैग मार्च? फ्लैग मार्च बेसिकली पारंपरिक रूप से पुलिस चुनाव को निष्पक्ष और निर्विवाद ढंग से खत्म कराने के लिए करती है। पब्लिक में ये भरोसा दिलाने के लिए कि आप अपना मतदान बिना किसी डर, भय और लालच के अपने विवेक के अनुसार करें, उसी को दृष्टिकोण में ये चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि हम ये भरोसा कोरबा में आम जन पे ये स्थापित कर पाएंगे कि आप अपने मतों का प्रयोग निष्पक्ष ढंग से करें। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि जिला कोरबा पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे जो फ्लैग मार्च यहाँ पे किया जा रहा है और आम जनता के विश्वास, लोगों के विश्वास के लिए है। कैमरा पर्सन राजू के साथ चंद्रकुमार श्रीवास, निकेतन न्यूज़ इंडिया, कोरबा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही जिला प्रशासन सजग हो गया है और इसी को देखते हुए सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदर्श आचार संहिता और प्रतापगढ़ स्थित 2 गोदाम में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई। उड़नदस्ता की टीम को भारी मात्रा में चुनाव के समय वोटर्स को बांटने का सामान भी बरामद हुआ, जिसमें फुटबॉल, जूता, कपड़े, बर्तन शामिल हैं। साथ ही एक संदिग्ध वाहन को भी पीछा कर उसे पकड़ा गया और जिसमें भारी मात्रा में खेल सामग्री, कपड़े और अमरजीत भगत का नाम लिखा छाता बरामद किया गया। गोदामों में रखे सामान को वहां से बरामद कर जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, एक शिकायत तो हमको मिली थी कि राधापुर में, जो कि एक गोडाउन में कुछ इलीगल चीज़ें पाई गई थी। उनका जीएसटी बिल और जो भी बिल है वो सब चेक करने के बाद भी पता चलेगा कि वो इलीगल है कि नहीं है। हालांकि अभी तक जांच में पता चला है कि 9 अगस्त को जो आदिवासी सम्मेलन हुआ था उसमें वो सामान यूज़ किया गया था, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तत्काल आप लोगों ने गाड़ी भी पकड़ी है जिसमें कुछ खेल सामग्री, साड़ी और छतरी वगैरह मिली है जी। और चुनाव को देखते हुए रात में उसका परिवहन हो जा रहा था, हमारे सामने आपने चेस करके उसको पकड़ा है। सर, उसमें क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या इलीगल एक्टिविटीज़ है वो? जी, शुरुआती नज़र में तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, लेकिन आगे कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी जीएसटी बिल वगैरह चेक किए जाएंगे कि ये चुनाव से संबंधित है कि नहीं है। बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही अन्य पार्टियों के प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने जनसंपर्क के दौरान बोहरा कॉलोनी के साथ ही अन्य वार्डों में बीजेपी को वोट देने का आग्रह किया। बिलासपुर शहर में 12 तारीख से मैं जनसंपर्क कर रहा हूं और बिलासपुर की जनता यहां के बढ़ते हुए अपराध, जिसमें हत्याएं, चोरी, चंदाखोरी, नशाखोरी, सट्टा, डकैतियां, जमीन की लूटमारी, उसको लेकर बिलासपुर की जनता में चिंता भी है, भय भी है और गुस्सा भी है, क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहने के लायक प्रथम शहर था। रामपुर के खड़िया डामर गांव से है, जहां गुरुवार से लापता बुजुर्ग का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना बलरामपुर पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना रामानुजगंज थाना क्षेत्र के बुलगांव की है, जहां पर नशे में मछली पकड़ने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। थाना क्षेत्र का गांव है, वहाँ तालाब में जो है कोई अज्ञात व्यक्ति डूबा हुआ था, तो गांव के लोग आके थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए कि एक अज्ञात व्यक्ति है जो उसमें मतलब डूबा हुआ है
जो मौके पर स्टाफ भेजकर पता किए तो सुरेश कुड़ाकू नाम का आदमी गांव का ही पाया गया। उम्र करीबन 55 साल की है। अभी कोई उसमें संदेह व्यक्त नहीं किया जा रहा है, लेकिन संभवतः ये पाया गया है कि नहाने गया था, उसी दरमियान जो है वो गिर के फौत हुआ होगा। पीएम उसका कराया जा रहा है। पीएम के बाद जो भी रिपोर्ट आती है विधि सम्मत कार्रवाई उसकी की जाएगी। उतरो नीचे, कितना गड्ढा है का? हाँ, तो अपने साइड की कतवा नाम ना खींच के लाओ। उतरो नीचे, कितना गड्ढा है का? हाँ, तो अपने साइड की लोगों की डूबने की वजह से मौत का मामला सामने आ रहा है। और इसी बीच दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं वैभव गहलोत। दिल्ली से अहम खबर, हालांकि वैभव से पूछताछ की जा रही है। फेरा के मामले में ये पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सीएम गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत। तो दिल्ली से ये अहम खबर सामने आ रही है। ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और पूछताछ जारी है। तो फेरा के मामले में ये पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा। राजस्थान के सीएम के बेटे हैं वैभव गहलोत। ईडी की पूछताछ जारी है। और फेरा के मामले में ये पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल पूछताछ के बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, उस तस्वीर का इंतजार। ईडी की पूछताछ फिलहाल जारी है। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं वैभव गहलोत। तो ईडी के दफ्तर फिलहाल पहुंचे हुए हैं और पूछताछ जारी है। अशोक गहलोत के बेटे से ये पूछताछ फेरा मामले में लेकर, माफ कीजिएगा, फेमा मामले में ये पूछताछ की जा रही है।
बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज देहरा में ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले बीजेपी के फीडबैक लिया गया और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला, बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा और बीजेपी मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह सहित कई कार्यकर्ता इस बीच मौजूद रहे। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने HPCA की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि इतना सुंदर क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, जहां 5 क्रिकेट मैचों का आयोजन हुआ, जिसका हर कोई कायल हो गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।